हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट इन शॉक। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि शॉक क्या होता है, शॉक के कितने टाइप्स होते हैं, रीजंस क्या हैं शॉक होने के और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। इस वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, मतलब आप कैसे पता लगा सकते हैं कि शॉक है और कौन सा टाइप ऑफ शॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं। तो पहले हम कुछ कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट डील करेंगे और उसके बाद स्पेसिफिक जो टाइप के हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमें सबसे पहले देखना होता है वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस एज इन जो हमारा टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ये सब हम चेक करते हैं। तो जब भी हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, जब भी हम शॉक के पेशेंट में वाइटल साइंस देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? बीपी डिक्रीज्ड दिखेगा, लो बीपी दिखेगा, हार्ट रेट इंक्रीज्ड दिखेगा, मतलब टैकीकार्डिया दिखेगा। लेकिन हमेशा याद रखना है कि टैकीकार्डिया बाकी सारे शॉक में होता है और जो न्यूरोजेनिक शॉक है इसमें होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया एज इन डिक्रीज्ड हार्ट रेट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि सारे शॉक में हार्ट रेट इंक्रीज्ड रहेगा एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक। रीजन क्या है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट एज इन जो हमारी ब्रीदिंग रेट होती है वो भी बड़ी होगी। ओके, उसके अलावा SpO2 मतलब जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन पावर होता है वो डिक्रीज्ड होगा। क्यों डिक्रीज्ड होगा? क्योंकि बॉडी में अगर फ्लूइड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है या वेजोडाइलेशन हुआ है, कुछ भी कोई भी रीजन की वजह से ब्लड का जो अमाउंट है वो प्रॉपर नहीं जा पा रहा है ऑर्गन्स में, तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा। तो ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं है तो जो हमारा सेचुरेशन पावर है वो क्या होगा? कम आएगा ऑक्सीजन का। ओके, तो ये तो हो गया वाइटल साइंस। नेक्स्ट आ जाता है यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट जो है 30 ml पर आवर से आपको कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं सर्कुलेट हो पा रहा, किडनी में भी अच्छे से ब्लड नहीं जा रहा है, तो यूरिन आउटपुट नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या है? सबसे पहले हम सीबीसी देखते हैं। तो सीबीसी में आपको जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम दिखेगा। डब्ल्यूबीसीज बढ़े दिखेंगे, किसमें? इन्फेक्शन के केस में, मतलब सेप्टिक शॉक अगर बात कर रहे हैं तो सेप्टिक शॉक में इन्फेक्शन होता है और उस कंडीशन में आपको डब्ल्यूबीसीज बढ़े हुए दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैक्टेट, सीरम लैक्टेट। ठीक है, तो सीरम लैक्टेट क्या है? जो लैक्टिक एसिड हम बात करते हैं, तो लैक्टेट क्या होता है? जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वहां पे लैक्टेट रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि टिश्यू हाइपोक्सिया वो बता रहा है। तो अगर सीरम लैक्टेट इंक्रीज्ड है दैट मीन्स बॉडी में टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज्ड इन टिश्यू हाइपोक्सिया। ओके, फिर हम करेंगे एबीजी। व्हाट इज एबीजी? एनालिसिस ऑफ, जैसे आर्टीरियल ब्लड गैस हम बोलते हैं। ठीक है, एबीजी एनालिसिस बोलते हैं हम इसे। एबीजी एनालिसिस का फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टीरियल ब्लड गैस, आर्टरीज में जो ब्लड का जो हमारे जो गैसेस हैं वो कैसे है, मतलब पीएच कैसा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पीएच डिक्रीज्ड है, जो बाइकार्बोनेट है वो भी डिक्रीज्ड है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है शरीर में। ठीक है, शॉक के कंडीशन में जब हम हाइपोवॉलेमिक पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था कि बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन शो कर पाएगा? एबीजी एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देन आता है इलेक्ट्रोलाइट। अब मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, फ्लूइड लॉस भी है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होगा ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीजी और कार्डियक एंजाइम्स। ये हम स्पेसिफिकली करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में, ईसीजी चेक करते हैं और कार्डियक एंजाइम जैसे ट्रोपोनिन है वो चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो ट्रोपोनिन इंक्रीज्ड आएगा। ठीक है, उसके अलावा हम इमेजिंग स्टडीज करेंगे। इमेजिंग स्टडीज एज इन सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करेंगे। तो चेस्ट एक्सरे में हमें क्या पता लगेगा? जब भी हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो किसी को भी अगर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो उसमें आपको पल्मोनरी इडीमा दिख सकता है, निमोनिया दिख सकता है, निमोथोरेक्स दिख सकता है। तो चेस्ट एक्सरे आप करोगे तो ये चीजें आपको दिख सकती हैं। अल्ट्रासाउंड अगर आप करते हैं तो कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग है या फिर कार्डियक फंक्शन आपको अच्छे से पता लगेगा कि अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीटी स्कैन आप करेंगे तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन अगर आप स्पाइन का करते हो तो आपको इंजरीज पता लगेंगी कि स्पाइनल इंजरी कहाँ हुई है।
ओके, तो ये हो गए कुछ हमारे इमेजिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। ठीक है, तो हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में हम सीवीपी चेक करेंगे और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर चेक करेंगे। ठीक है, तो सीवीपी क्या होता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर, जो वेनस रिटर्न आ रहा है, तो वेनस रिटर्न में कितना प्रेशर है वो हम चेक करते हैं, और पल्मोनरी आर्टरी में कितना प्रेशर है वो हम चेक करते हैं। ओके, तो ये तो चलो हो गया हमारा कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है डायग्नोसिस, तो आप इतना लिख सकते हो, आप इसे इलॉबरेट भी कर सकते हो। अब इसके साथ साथ मैं कुछ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट बताती हूँ कि ये तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक जैसे हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो कौन से टेस्ट करेंगे, कार्डियोजेनिक में कौन से करेंगे, वो भी मैं आपको अलग से बता देती हूँ। ओके, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक में अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा है, ब्लड की बात हो रही है। हाइपोवॉलेमिक मतलब जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो गया है, तो इसमें हम ज्यादा फोकस किस पे देते हैं, ब्लड पे ही ज्यादा फोकस देंगे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, HB चेक करेंगे, वो भी डिक्रीज होगा, और हिमेटोक्रिट भी है वो भी हमारा कम होगा, HCT कम होगा। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हमें दिखेगी अल्ट्रासाउंड में, और जो अगर स्टूल और यूरिन टेस्ट करते हैं हम उसमें, तो ऑकल्ट ब्लड हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है हाइपोवॉलेमिक शॉक के। इसके अलावा आप वाइटल साइन, यूरिन आउटपुट, ये सब ऐड इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक पे। तो कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट से रिलेटेड, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास इमेजिंग है, जितने भी हमारे पास टेस्ट होते हैं वो हम यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ईसीजी अगर हम करेंगे तो हमें ईसीजी से भी पता लगेगा कि कार्डियक जो हार्ट है उसमें प्रॉब्लम है। एरिथमियाज अगर है या फिर एमआई है, मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, तो वो हमें ईसीजी से पता लग सकता है। देन कार्डियक एंजाइम्स जो ट्रोपोनिन है वो हम टेस्ट करेंगे तो वो भी इंक्रीज्ड आएगा। 2D इको हम करेंगे, 2D इको अगर हम करते हैं तो हमें इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में पता लगता है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज में देखा जाता है, और इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है वो कितना अमाउंट ऑफ या फिर कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड पंप करता है। ठीक है, तो जो भी हेल्दी है उनका तो अच्छा परसेंटेज होगा, लेकिन जिसको भी एमआई है या फिर कोई ब्लॉकेज है तो उनका 50%, 55% ऐसे दिखेगा, और अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो वो डिक्रीज होता जाता है, जैसे 45%, 35% ऐसे होता है। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन हमें पता लग जाएगा 2D इको से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, ये हार्ट फेलियर को भी दिखाता है। मतलब अगर किसी का हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम आ रहा है, दैट मीन्स वो जो पर्सन है उसका हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक पे। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। अगर उसमें हमें टेम्पोनेट दिखेगा, कार्डियक टेम्पोनेट देखने के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, उसमें हमें अच्छे से दिख जाएगा। सीटी स्कैन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, तो सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे में हमें क्या दिख जाएगा, पल्मोनरी इडीमा, निमोनिया या निमोथोरेक्स, ये सब हमें दिख सकता है सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे में। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। तो सेप्टिक शॉक मतलब बॉडी में इन्फेक्शन हुई है, तो हम ब्लड कल्चर करेंगे टू आइडेंटिफाई कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। हमने बात किया था सेप्टिक शॉक का कॉजेज होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो कौन सा स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, या फंगस है या वायरस है, क्या है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, वो पता करने के लिए हम ब्लड कल्चर करते हैं। WBCs इसमें इंक्रीज आएंगे, क्यों, क्योंकि शरीर में इन्फेक्शन हो रखा है। पीसीटी वाज प्रोकैल्सिटोनिन, हमने बात करी थी कि ये कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या होंगे, इंक्रीज्ड होंगे। जैसे पीसीटी इंक्रीज्ड है, सीआरपी इंक्रीज्ड होगा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी टिश्यू हाइपोक्सिया हो रहा है, तो लैक्टेट भी इंक्रीज्ड आएगा। ठीक है, ओके, उसके अलावा आते हैं हम एनाफिलेक्टिक शॉक पे। तो एनाफिलेक्टिक शॉक मतलब एलर्जिक रिएक्शन, और जब भी हम एलर्जीज की बात करते हैं तो हम एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे। तो एंटीबॉडी मतलब सीरम आईजीई इंक्रीज्ड आएगा। ठीक है, सीरम आईजीई इंक्रीज्ड आएगा। क्यों इंक्रीज आएगा, क्योंकि ये जो आईजीई है यही तो है हमारा एंटीबॉडी, और अगर बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन आ रहे हैं तो ये क्या होंगे, इंक्रीज्ड होंगे, सो दैट ये फाइट कर पाए। ओके, उसके अलावा रैपिड ऑनसेट सिम्टम्स, तो जो सिम्टम्स दिखेंगे, हाइव्स हो गए या अर्टिकेरिया हो गया, कोई स्पेसिफिक इचिंग हो रही है या कोई भी स्वेलिंग है,
थ्रोट में स्वेलिंग हो रही है, टंग में स्वेलिंग हो रही है, कुछ भी, ठीक है, तो हम सिम्टम्स भी यहाँ पे चेक करते हैं। एंड लास्ट आता है हमारे पास न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में हम सीटी एमआरआई करते हैं, स्पाइन का, ब्रेन का हम करेंगे कि हमें पता लगेगा कि इंजरी कहाँ हुई है स्पेसिफिक, और उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या है, इसमें हम कुछ सेट ऑफ एग्जामिनेशंस करते हैं, जैसे कि हमने क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन कर लिया कि जो भी पर्सन है, पेशेंट है, उसका क्रेनियल नर्व पूरा उसके सेंसेस है या नहीं है। हम उसके मोटर रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, हम उसका कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हम एग्जामिनेशंस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, और हमें पता लगता है कि वो पेशेंट कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मेंशन मैं कर चुकी हूँ। तो आप जब भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट इन शॉक। आई होप आपको ये सब क्लियर हो। इसके अलावा अगर कुछ एक दो रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगी। बट आई होप ये सब कुछ ऑलरेडी कवर कर चुका है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।